नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका स्टडी एंड ग्रो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम समझ रहे थे मेवाड़ के इतिहास को, और मेवाड़ के इतिहास में हमने महाराणा कुंभा की बात की थी। महाराणा कुंभा और कुंभा के शासनकाल की बात हम कर रहे थे। 1433 से 1468 ईस्वी तक का इनका शासनकाल हुआ, और इनके द्वारा स्थापत्य कला की हमने बात कर ली थी कि कौन कौन से दुर्गों का और कौन सी महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का इन्होंने निर्माण करवाया, जिनमें जो महत्वपूर्ण है विजय स्तंभ या फिर कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जो जिसके वास्तुकार की हमने बात करी थी, और साथ में कुंभलगढ़ के वास्तुकार मंडन और उसके भाई के चर्चा हमने करी थी पिछले कक्षा में। तो अब हम इनकी विद्याओं की बात करेंगे कि किन किन विद्याओं क्या की जानकारी इनको थी और किस किस में ये निपुण थे। तो इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग आता है इनके जीवन का, वो आता है संगीत से रिलेटेड, कि संगीत में इनको बहुत रुचि थी और ये एक वाद्य यंत्र बजाते थे जिसका नाम था वीणा वाद्य यंत्र। तो वीणा बजाने में निपुण थे, वीणा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण। कौन थे निपुण? महाराणा कुंभा थे। और इनके द्वारा वाद्य यंत्र तो बजाया गया, साथ में इनके संगीत गुरु को देखें तो इनके दो गुरु हैं। एक तो चित्रकला के गुरु हुए और एक संगीत के गुरु है। तो संगीत गुरु और दूसरे जो गुरु है वो है चित्रकला के गुरु, चित्रकला गुरु। तो दोनों ही गुरु महत्वपूर्ण है। पहला गुरु का नाम आता है संगीत गुरु का, जिनका नाम आता है सारंग व्यास। सारंग व्यास कौन से गुरु है? संगीत गुरु। याद रखने का तरीका, संगीत का एक वाद्य यंत्र है सारंगी, तो सारंगी से याद रखना सारंग। तो सारंग व्यास किनके गुरु है? कुंभा के। उसी तरह चित्रकला गुरु है इनके, वो है हीरानंद जैन। हीरानंद जैन, ये इनके चित्रकला के गुरु थे। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि इनको चित्रकला में भी रुचि थी। इनके द्वारा दो टीके लिखे गए दोस्तों, दो टीके लिखे गए। अब उन टीकों का क्या मतलब होता है? टीके का मतलब होता है कि किसी भी एक पुस्तक का सार संक्षिप्त में लिखना, उसको बोलते हैं टीका। संक्षिप्त वर्णन किसी चीज का किया जाता है तो उसको टीका कहा जाता है। तो इन्होंने दो टीके लिखे। एक टीके का नाम आता है चंडी शतक का टीका। उसका नाम क्या आएगा? चंडी शतक का टीका। किनके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो चंडी शतक एक पुस्तक है, चंडी शतक का टीका किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। और दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है गीत गोविंद का टीका। गीत गोविंद का टीका, गीत गोविंद का टीका, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? ये दोनों लिखे गए महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए, महाराणा कुंभा द्वारा लिखे गए। ठीक है, दोनों टीके किसके द्वारा लिखे गए? महाराणा कुंभा द्वारा। और गीत गोविंद की बात करें तो गीत गोविंद किसकी पुस्तक है? गीत गोविंद पुस्तक के जो लेखक हैं, जो ओरिजिनल पुस्तक है, वास्तविक पुस्तक, उसके जो लेखक हैं, उन लेखक का नाम आता है जयदेव। तो जयदेव की पुस्तक गीत गोविंद का टीका किनके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया महाराणा कुंभा के द्वारा। तो हम बात कर रहे हैं इनके साहित्य कला की, जबकि स्थापत्य कला की बात हमने पिछली कक्षा में कर ली थी। तो इनके साहित्य कला के साथ साथ इनको रुचि थी किसमें? संगीत में। और एक वाद्य यंत्र बजाते थे जिसका नाम क्या आता है? वीणा। इस तरह का होता है वीणा वाद्य यंत्र, जिसके ऊपर एक तार लगा होता है और इसको इस ऐसे टेढ़ा करके बजाया जाता है। ठीक है, इनके संगीत गुरु की बात आती है तो सारंग व्यास, चित्रकला गुरु की बात आती है तो हीरानंद जैन। दो टीके इनके द्वारा रचे गए, चंडी शतक का टीका और दूसरा गीत गोविंद का टीका, जिसके लेखक कौन आते हैं? जयदेव। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे तो इनके दरबारी विद्वानों की बात करेंगे। तो इनके दरबारी विद्वान, महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान हुए मंडन। दरबारी विद्वान, दरबारी विद्वानों में एक महत्वपूर्ण विद्वान हुए मंडन। मंडन क्या थे? मंडन थे शिल्पी। इनके एक महत्वपूर्ण शिल्पी है मंडन।
तो इसी मंडन के द्वारा, जो इनके द्वारा ज्यादातर दुर्गों का निर्माण करवाया, वो इसी मंडन ने किया। अब इस मंडन की खास बात यह है कि मंडन का एक भाई का नाम आता है नाथा। क्या नाम आता है? नाथा। और नाथा के द्वारा भी एक पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम आता वास्तु मंजरी। तो वास्तु मंजरी पुस्तक के लेखक कौन हुए? नाथा, जो किसके भाई है? मंडन। और मंडन किसके दरबारी शिल्पी हैं? महाराणा कुंभा के। तो ये तो पहले दरबारी विद्वान हुए। दूसरे दरबारी विद्वानों की बात करें तो दूसरे जो महत्वपूर्ण दरबारी विद्वान हुए इनके, उनका नाम है कानड़ व्यास, कानड़ जी व्यास या फिर कानड़ व्यास। और कानड़ व्यास द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, एक ग्रंथ लिखा गया। उस ग्रंथ का नाम है एकलिंग महात्म्य। एकलिंग महात्म्य पुस्तक के लेखक कौन है भाई? कानड़ व्यास। एकलिंग महात्म्य किसके द्वारा लिखा गया? कानड़ व्यास के द्वारा। अब एकलिंग महात्म्य से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इसके दो भाग हैं। इस पुस्तक के कितने भाग हैं? दो भाग। तो दो भाग है, तो एक फर्स्ट भाग ये हो गया और ये हो गया इस पुस्तक का सेकंड भाग। तो फर्स्ट भाग के बारे में कहा जाता है कि ये भाग स्वयं कुंभा द्वारा रचित है। तो फर्स्ट भाग स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया, जबकि दूसरा भाग जो है इसका वो कानड़ व्यास के द्वारा। तो कानड़ जी व्यास द्वारा अपनी पुस्तक का सेकंड भाग लिखा गया, जबकि पहला भाग जो है वो लिखा गया किसके द्वारा? कुंभा द्वारा। और इस पहले भाग का नाम क्या था? राजवर्ण। राजवर्ण। तो प्रश्न यहाँ से ये भी आ सकता है कि एकलिंग महात्म्य के पहले भाग का नाम बताइए जो स्वयं कुंभा द्वारा लिखा गया। तो उसका नाम आएगा क्या? राजवर्ण। और कितने भागों में विभक्त है ये? दो भागों में विभक्त पुस्तक है, जिसका पहला भाग राजवर्णन किसके द्वारा लिखा गया? स्वयं महाराणा कुंभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। आगे हमने दरबारी विद्वानों की बात करी, कानड़ व्यास और मंडन शिल्पी के भाई नाथा को देखा। अब देखते कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। और कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ में सबसे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है संगीत राज। तो अब संगीत से जुड़े ग्रंथों की बात करेंगे। तो कुंभा द्वारा रचित संगीत ग्रंथ। संगीत ग्रंथ का मतलब क्या है कि ऐसे ग्रंथ जो किससे जुड़े हुए थे? संगीत की शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो इसमें जो महत्वपूर्ण ग्रंथ आता है पहला, उसका नाम है संगीत राज। क्या नाम है? संगीत राज। किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है संगीत रत्नाकर। संगीत रत्नाकर। पहला शब्द क्या है? संगीत। अगला शब्द रत्नाकर। किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा द्वारा। तीसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है संगीत मीमांसा। पहला नाम क्या है? पहला शब्द क्या है? संगीत, और अगला नाम क्या है? मीमांसा। संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा। और चौथा जो नाम है इसका नाम है शूड प्रबंध। क्या नाम है? शूड प्रबंध। संगीत प्रबंध नहीं है। क्या नाम है? शूड प्रबंध। प्रश्न में इस तरह आता है कि यहाँ पे शूड की जगह क्या लिखा होता है? संगीत लगा। और हम सोचते हैं कि कुंभा द्वारा रचित तो है, आगे संगीत शब्द आ रहा है और टिक मार्क करके आ जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका नाम क्या आता है? शूड प्रबंध आता है। तो ये चार ग्रंथ है जो कुंभा द्वारा लिखे गए हैं, और किस पर लिखे गए हैं? संगीत पर। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है संगीत राज। क्यों महत्वपूर्ण है? ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये 5 भागों में बटा हुआ है और काफी विस्तृत ग्रंथ है। ये कितने भागों में बटा हुआ है? 5 भागों। तो ये बटा हुआ है 5 भागों में। 5 भागों में बटा हुआ है, विभक्त है, 5 भागों में इसको लिखा गया। अब 5 भाग कौन कौन से इसके उसको देखें तो इसके 5 भाग की बात करते हैं। मान लो पहला भाग है ये, दूसरा भाग, तीसरा, चौथा और 5वां भाग। तो इसमें से एक भाग का नाम आता है, उसका नाम आता है पाठ्य। पाठ्य, पाठ्य रत्न। दूसरा जो भाग है इसका, उसका नाम आता है गीत रत्न। गीत रत्न, पाठ्य गीत। एक का नाम आता है रस।
रत्न, पाठ्य, गीत, रत्न, नृत्य, वाद्य, तो नृत्य रत्न। और एक कौन सा बचा है? पाठ्य, गीत, रस, नृत्य, और ये है वाद्य, वाद्य रत्न। ठीक है, तो ये 5 भागों में विभक्त है, 1, 2, 3, 4 और 5। कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। किसके द्वारा लिखा गया? कुंभा द्वारा लिखा गया। अब इस ग्रंथ की महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 भागों में विभक्त है, ये सब भाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं कि इसका पठन किया तो इसमें क्या लिखे हुए हैं? गीत लिखे हुए हैं। इसको पढ़ा तो इसमें क्या लिखे हुए हैं? गीत लिखे हुए हैं। गीत जो है वो किसकी सहायता से बजते हैं? वाद्य, जो वाद्य यंत्र होते हैं उनकी सहायता से बजाया जाता है। उन पे क्या होता है? नृत्य होता है। और नृत्य होता है तो पाठ्य में क्या उत्पन्न होता है? रस उत्पन्न होता है। तो इस तरह से इसको याद रखना कि पढ़ा, गाया, बजाया, नाचा और रस उत्पन्न किया। तो इस तरह से इसको देखना है कि कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है 4, संगीत राज, संगीत रत्नाकर, संगीत मीमांसा और शूड प्रबंध। इनके द्वारा 2 ग्रंथ और लिखे गए। उन ग्रंथों को देखें तो एक ग्रंथ का नाम आता है कामराज रतिसार। कामराज रतिसार किनके द्वारा लिखा गया? कुंभा द्वारा लिखा गया। तो काम शास्त्र के ऊपर कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? कामराज रतिसार है। अगर प्रश्न आता है कि काम शास्त्र के ऊपर कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ के बारे में बताओ, तो ऑप्शन दे देगा सूड प्रबंध, कामराज रतिसार, हरवर्तिका और कोई पुस्तक दे देगा। तो हमें क्या लगाना है? रतिसार पे टिक करना है। उसके बाद दूसरा ग्रंथ आता है हरवर्तिका। हरवर्तिका ये ग्रंथ भी किसके द्वारा लिखा गया? महाराणा कुंभा के द्वारा। पर काम शास्त्र के ऊपर कौन सा है? कामराज रतिसार। तो ये ग्रंथ है जिनकी हमने बात करी, स्वयं कुंभा द्वारा लिखे गए। तो यहाँ पर कुंभा वाला टॉपिक हमारा समाप्त होता है। और 1433 से 1468 का जो समय है जिसमें हमने बात करी इनके 1433 के सारंगपुर युद्ध की, साथ में कुंभा द्वारा इस जीत की याद में जो कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने नागौर गुजरात विजय की बात करी, चंपानेर की संधियों की बात करी, कुंभा द्वारा निर्मित जो सरंगा चौरी का मंदिर था, एकलिंग नाथ जी का मंदिर था, जिसका दोबारा इनके काल में दोबारा उसको बनवाया गया, उसकी भी हमने बात करी। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि इनका अंतिम समय कैसे गुजरा। तो महाराणा कुंभा का जो अंतिम समय है, इनमें इनको एक रोग हो गया था। तो कुंभा का अंतिम समय मामादेव के कुंड कुंभलगढ़ दुर्ग में गुजरा। इनको क्या है? मामादेव के कुंड में बांध कर रखा जाता था। बांध कर क्यों रखा जाता था? क्योंकि इनको एक रोग हो गया था, दिमागी रोग, और उस दिमागी रोग के कारण इनको बांध कर रखा जाता था। वो किस में बांध के रखा जाता था? मामादेव के कुंड में, जो कहाँ पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो इस तरह से इनकी अंतिम जो दिन थे वो इस तरह गुजरे। अब इनके बाद इनके पुत्रों की बात करेंगे तो महाराणा कुंभा और महाराणा कुंभा के 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम आता है उदयकरण या फिर उदा, और दूसरा जो पुत्र है वो है रायमल। तो कुंभा का जीवन काल जो था, जो शासन काल था, वो कब से कब तक था? 1433 से 1468 ईस्वी तक। अब इनका अंत समय निकट आ गया है, तो अगले शासक उदयकरण बनेंगे। पर कैसे बनेंगे वो अब देखते हैं। तो उदाकरण इनके पुत्र हुए। किनके पुत्र है? महाराणा कुंभा के। तो उदयकरण क्या करते हैं, उदा क्या करते हैं कि 1468 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर देते हैं। पिता की क्या कर देते हैं? हत्या कर देते हैं। अगर कोई शासक अपने पिता की हत्या करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पितृहंता शासक। तो मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन हुआ? मेवाड़ में पितृहंता शासक कौन हुआ? शासक कौन हुआ? उदा।
जिन्होंने महाराणा कुंभा की हत्या करी, जो इनके क्या है, पुत्र हैं। तो पुत्र द्वारा पिता की हत्या की गई तो इनको बोला पितृहंता शासन। और ये किसके कारण की गई, क्योंकि इनको गद्दी पर बैठना था। तो ये गद्दी पर बैठे 1468 ईस्वी में, और इनका शासनकाल ज्यादा टिक नहीं सका और कुछ खास ये कर नहीं पाया, और 1473 में इनका शासनकाल समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया इनका शासनकाल, क्यों टिक नहीं पाए? क्योंकि जो मेवाड़ की प्रजा थी वो इन पर भरोसा नहीं कर पाई, क्योंकि जो व्यक्ति अपने पिता की हत्या कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके शासनकाल में जो प्रजा है वो किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती थी। तो इनके दूसरे भाई जो रायमल है, इन रायमल का साथ दिया सामंतों और सरदारों ने। तो सामंतों व सरदारों द्वारा साथ दिया गया रायमल का। किस लिए साथ दिया गया? कि सब लोग चाहते थे कि शासक कौन बने, रायमल बने, और मेवाड़ के सामंतों और सरदारों द्वारा भी साथ दिया गया रायमल का। और रायमल ने 1473 ईस्वी में आक्रमण किया उदापर या उदयकरण पर, और उदा यहां से भागकर चला गया मालवा, और ये मालवा के शासक की पुत्री से विवाह करके वहां सैन्य शक्ति जुटा रहा था कि वापस आक्रमण करेगा किस पर, मेवाड़ पर, और यहाँ का शासक बनेगा। पर मालवा जब गया ये, तो मालवा में बिजली गिरने से इसकी मौत हो गई। तो मालवा में बिजली गिरने से मौत हो गई। किसकी मौत हो गई? उदा या फिर उदयकरण। तो अगले शासक कौन आएंगे? रायमल। तो रायमल अब यहाँ का शासनभार संभालेंगे मेवाड़ का। जो सामंत लोग भी यही चाहते थे कि भाई यहाँ का शासक कौन बने, रायमल बने। तो ये आ गए यहाँ के शासक रायमल, और रायमल का जो शासनकाल है वो 1473 से 1509 ईस्वी तक है। 1473 से 1509 ईस्वी तक शासन किया रायमल ने। और रायमल से जुड़ी कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण बातें नहीं है, पर इनका प्रसंग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने रायमल की बात करी थी, और जब हमने एक संधि पढ़ी थी, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि में हमने क्या देखा था कि मान लो ये राजस्थान का नक्शा है, और राजस्थान के नक्शे में इधर तो है मारवाड़ क्षेत्र और इधर है मेवाड़ क्षेत्र। तो जब राव जोधा यहाँ से भागकर काहुनी गांव चला गया था, जब कुंभा के द्वारा इनके पिता रणमल की हत्या करवा दी गई थी, तो राव जोधा कहाँ भागकर चला गया था? मारवाड़। और यहाँ पे शासक कौन थे? कुंभा थे। तो कभी मारवाड़ की सेना मेवाड़ पर आक्रमण करती थी, कभी मेवाड़ की सेना मारवाड़ पर आक्रमण करती थी, और ये संघर्ष काफी लंबा चलता रहा। तो 1438 से 1453 तक ये संघर्ष चला, और 1453 में एक संधि हुई जिसका नाम आता है आवल बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि में क्या निश्चित किया गया कि राव जोधा की पुत्री का नाम आया था, जिसका नाम था श्रृंगार देवी। क्या नाम था? श्रृंगार देवी। और महाराणा कुंभा के पुत्र का जो नाम आया था वो आया था रायमल। महाराणा कुंभा का पुत्र कौन है? रायमल है। और इन दोनों का क्या हो गया था? ब्याह हो गया था, शादी हो गई थी। तो इसी संधि को बोलते हैं आवल बावल की संधि। और इसी संधि के दौरान मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का जो है वो निश्चित किया गया की गई सीमाएं कि भाई यहाँ से यहाँ तक की सीमा मारवाड़ की रहेगी, और यहाँ से यहाँ तक का जो सीमा है वो मेवाड़ का रहेगा। तो इस तरह से संधि हुई। कैसे संधि हुई? कि जोधा जो है उसकी पुत्री श्रृंगार देवी और कुंभा का जो पुत्र रायमल, इसका विवाह हुआ। तो इनकी पत्नी कौन हो गई? तो इनकी पत्नी का क्या नाम है? श्रृंगार देवी। तो रायमल की पत्नी का नाम आ गया श्रृंगार देवी। किसकी पत्नी है? रायमल की। किसकी पुत्री है? राव जोधा। जोधपुर जो नगर बसाया राव जोधा ने, उनकी पुत्री है श्रृंगार देवी। श्रृंगार देवी का एक प्रसंग आता है कि इन्होंने जो चित्तौड़ में घोसुंडी तालाब का निर्माण करवाया। तो चित्तौड़ में घोसुंडी तालाब का
निर्माण करवाया। गोसुंडी तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? श्रृंगार देवी के द्वारा, जो किसकी पत्नी है? रायमल की पत्नी है। गोसुंडी नाम और कहीं भी आता है, किसमें आता है गोसुंडी नाम? गोसुंडी के अभिलेख में। गोसुंडी अभिलेख कब खोजा गया था? 2 शताब्दी ईसा पूर्व खोजा गया था। और इससे क्या पता चलता है गोसुंडी अभिलेख से? कि वैष्णव धर्म का जो प्रचलन हुआ करता था, और सबसे पुराने वैष्णव धर्म के प्रमाण गोसुंडी अभिलेख से मिले हैं। पर हम बात कर रहे हैं गोसुंडी तालाब की, और गोसुंडी तालाब किसके द्वारा निर्मित किया गया? श्रृंगार देवी के द्वारा, जो किसकी पुत्री है? जो पुत्री है राव जोधा की। मेवाड़ के शासक अपने आसपास, अपने आगे पीछे क्या लगाते थे? राणा या महाराणा लगाते थे, जबकि मारवाड़ के शासक अपने आगे जो है राव शब्द का प्रयोग करते हैं। ये भी बात ध्यान रखना। उसके बाद रायमल की बात करें तो रायमल के द्वारा भी एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, और उस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया इन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का पुनः निर्माण। किनके द्वारा करवाया गया? किनके द्वारा करवाया गया ये मंदिर का निर्माण? रायमल के द्वारा। जबकि एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी में किसने करवाया था? बप्पा रावल ने। तो इसका वास्तविक जो संस्थापक है वो तो बप्पा रावल है, पर बप्पा रावल ने काफी पहले 734 ईस्वी में जब चित्तौड़ दुर्ग मानमौर्य से हासिल किया था, तब इसका निर्माण करवाया था, जिसको हम कालभोज भी कहते हैं। कालभोज जो गुइल वंश का एक महत्वपूर्ण शासक हुआ, जो मेवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो उसके द्वारा एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, पर इसका पुनर्निर्माण कौन करवा रहा है? रायमल, क्योंकि काफी समय हो गया और इसकी स्थिति काफी खराब हो गई थी, तो इस वजह से इसका पुनर्निर्माण करवाया रायमल। एकलिंग नाथ जी कौन है? एकलिंग नाथ जी है मेवाड़ के शासकों के कुल देवता। ठीक है, तो मेवाड़ के शासकों के कुल देवता का नाम आता है एकलिंग नाथ जी। अपने आप को एकलिंग नाथ के दीवान मानते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की रायमल की, और रायमल के बारे में यही बातें हमको ध्यान रखनी है कि पत्नी का नाम श्रृंगार देवी, और उन्होंने एकलिंग नाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया। आगे देखते हैं रायमल के शासनकाल को। और रायमल के शासनकाल में इनके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध हुआ। उत्तराधिकार के युद्ध का मतलब है कि शासन के लिए युद्ध हुआ कि कौन अगला शासन बनेगा, कौन यहाँ का शासन भार संभालेगा। तो इनके पुत्रों की बात आती है तो इनके 4 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम आता है पृथ्वी राज सिसोदिया। पृथ्वी राज सिसोदिया किनके पुत्र हैं? रायमल के पुत्र हैं, जिनको उड़ना राजकुमार की संज्ञा दी गई है। अगले पुत्र है जयमल। किनके पुत्र हैं? रायमल के। अगले पुत्र आते हैं राय सिंह, राज सिंह, और इनके जो सबसे छोटे पुत्र हैं जिनका नाम आता है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। तो 4 पुत्र हुए रायमल के, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल, राज सिंह और संग्राम सिंह। और चारों पुत्र चाहते थे कि हम यहाँ के शासक बने, और चारों पुत्रों में बिल्कुल युद्ध होगा। अब चारों पुत्रों में युद्ध तो होगा, पर अब जीतेगा कौन उसकी हम बात करेंगे। तो ये चारों पुत्र क्या करते हैं? एक पंडित जी के पास जाते हैं। कहाँ जाते हैं चारों पुत्र? एक पंडित जी के पास जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, ये पंडित जी बैठे हुए हैं, और ये चारों पुत्र गए पंडित जी के पास, और इन्होंने पंडित जी को दिखाया हाथ, और पंडित जी ने हाथ देखकर बोला कि भाई इसमें से जो राजयोग है वो है संग्राम सिंह का प्रबल है। किसका राजयोग प्रबल है? संग्राम सिंह का। कौन शासक बनेगा मेवाड़ का? संग्राम सिंह। जबकि इन तीनों का राजयोग नहीं है। अब बात आती है कि इन तीनों को विश्वास नहीं हुआ। जब झटका लगता है तो विश्वास नहीं होता है, तो इनको भी विश्वास नहीं हुआ, और इन्होंने कंफर्म करने के लिए एक और व्यक्ति के पास गए जिसका नाम आता है चारणी महिला। चारणी महिला भी एक ज्योतिष थी, और चारणी महिला ने भी क्या किया? चारों का हाथ देखा और कहा कि राजयोग जो है
वो किसका प्रबल है? राजयोग प्रबल है किसका? संग्राम सिंह का। राजयोग किसका प्रबल है? संग्राम सिंह का। तो अगले शासक संग्राम सिंह बनेंगे, कैसे बनेंगे उसकी भी बात करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं रायमल के पुत्रों की। रायमल के कितने पुत्र हुए? 4। और इनकी एक पुत्री की बात भी आती है, उस पुत्री का नाम था आनंदी, छोटी आनंदी। टीवी में नाटक आता है छोटी आनंदी। तो आनंदी किसकी पुत्र है? रायमल की पुत्री है। और आनंदी की शादी इन्होंने करवा दी किसके? सिरोही के शासक के साथ। सिरोही का शासक। सिरोही में उस टाइम देवड़ा वंश का शासक था, तो वहां का शासक हुआ जगमाल देवड़ा के साथ इनकी शादी करवा दी। किसके साथ? जगमाल के साथ। किसकी शादी हो रही है? आनंदी की शादी हो रही है। ये हो गई आनंदी की शादी। अब यहाँ पर तीनों को झटका लगा है कि भाई संग्राम सिंह सबसे छोटा है, फिर भी राज्य किसको मिलेगा? संग्राम सिंह को मिलेगा। तो इनके बीच में लड़ाई होगी और संग्राम सिंह किस पर आक्रमण कर दे, पृथ्वीराज सिसोदिया किस पर आक्रमण कर देते हैं? संग्राम सिंह के ऊपर। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया संग्राम सिंह के ऊपर, और संग्राम सिंह क्या करते हैं? यहाँ से भागकर चले जाते हैं सेवंतरी गांव, और सेवंतरी गांव से चले जाते हैं ये अजमेर के जंगलों में। तो कहाँ भागकर चले गए ये? अजमेर की जंगलों में। क्यों गए? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया ने इनके ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और इस आक्रमण में संग्राम सिंह की एक आंख चली गई। एक आंख किसकी चली गई? संग्राम सिंह की। इसलिए इनका एक उपाधि आती है भग्नावशेष, मतलब एक अंग भग्न हो गया था इनका, इसलिए इनको कर्नल टोड ने भग्नावशेष कहा। सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा है? संग्राम सिंह को या फिर राणा सांगा को। इसी का जो नाम आता है, इसी शासक का, वो आता है राणा सांगा, जो सैनिकों का भग्नावशेष और जिसके शरीर पर लगभग 80 घाव लग गए थे युद्ध में। जब हम युद्धों की बात करेंगे इनके द्वारा, पातिपेरवण की प्रथा की बात करेंगे, तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया संग्राम सिंह पर, और संग्राम सिंह भागकर चले गए अजमेर के जंगलों में। और अजमेर के जंगलों में जब भटक रहे थे तो इनको शरण दी गई एक व्यक्ति के द्वारा। उसका नाम भी महत्वपूर्ण है इतिहास में, करमचंद पंवार। तो करमचंद पंवार द्वारा शरण दी गई। किसको शरण दी गई? राणा सांगा को। कहाँ भटक रहे थे ये? अजमेर के जंगलों में। तो पृथ्वीराज सिसोदिया ने आक्रमण किया संग्राम सिंह पर, और संग्राम सिंह अजमेर के जंगलों में चले गए और करमचंद पंवार ने इनको शरण दी। दूसरा प्रसंग इधर आता है कि पुत्री आनंदी का विवाह सिरोही के शासक जगमाल देवड़ा से करवा दिया गया। अब जगमाल देवड़ा क्या करता था? आनंदी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, मारपीट करता था। तो एक बार क्या हुआ कि भाई का प्रेम जगा पृथ्वीराज सिसोदिया का, और वो गया सिरोही किसको समझाने? जगमाल देवड़ा को। तो जगमाल देवड़ा ने पृथ्वीराज सिसोदिया को क्या दे दिया? जहर दे दिया, और इसकी मृत्यु हो गई। तो साले के द्वारा जहर देने के कारण पृथ्वीराज की मृत्यु हो गई। साले साहब ने क्या दे दिया? पृथ्वीराज सिसोदिया को जहर दे दिया, तो इसकी तो मृत्यु हो गई। जबकि जो दूसरा शासक है जयमल और राज सिंह, दो व्यक्ति और बचे हैं, ये सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारे गए। तो जयमल सोलंकियों के साथ लड़ते हुए मारा गया। तो बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। किसका रास्ता साफ हो गया? संग्राम सिंह का, कि अब शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह यहाँ के शासक बनेंगे। जैसा कि पंडित जी ने कहा था कि शासक कौन बनेगा? संग्राम सिंह बनेगा। किसका राजयोग प्रबल है? राणा सांगा या फिर संग्राम सिंह का। तो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक जो आता है वो आता है संग्राम सिंह। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान रखना कि पृथ्वीराज सिसोदिया वही शासक है जिनकी पत्नी ताराबाई ने जब अजमेर दुर्ग को देखा था, गढ़ बीटली जिसको कहते हैं, जो बीटली पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है अजमेरू दुर्ग, जिसका निर्माण कार्य इन्होंने करवाया था जब उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। और उसको फिर ताराबाई, इनकी पत्नी का नाम आता है ताराबाई, पत्नी।
और इन्हीं ताराबाई के नाम पर उसको तारागढ़ कहा जाता है। ओरिजिनल तारागढ़ तो कहाँ है, हाड़ा सासको का तारागढ़ कहाँ है, बूंदी में, पर जो अजमेर दुर्ग है उसको भी एक संज्ञा दी जाती है तारागढ़ की। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी ताराबाई ने उसको देखा और कहा कि इसका दोबारा निर्माण होना चाहिए, उसका निर्माण करवाया, तो इसलिए उसको भी तारागढ़ नाम दिया गया। और पृथ्वीराज सिसोदिया का एक नाम आता है क्या, उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार इसको क्या कहते थे, क्योंकि उड़ता नहीं था, ये दौड़ता बहुत अच्छा था, इसलिए इनको संज्ञा दी गई उड़ना राजकुमार की। किसके पुत्र हैं, रायमल के। कितने पुत्र हुए, 4 पुत्र हुए। शासक कौन बनेगा अगला, अगला शासक बनेगा संग्राम सिंह, महाराणा या फिर राणा सांगा। राणा सांगा सैनिकों का भग्नावशेष, और क्या उपाधि है, हिंदूपत। तो राणा सांगा शासक बनेंगे अगले, किसके बाद, अपने पिता रायमल के बाद। रायमल किसके पुत्र थे, कुंभा के। किससे शादी हुई, श्रृंगार देवी से। तो 1509 से 1528 ईस्वी तक किनका शासन काल रहा, किनका, महाराणा सांगा का शासन काल रहा। सबसे पहले इनकी उपाधियों की बात करते हैं, तो इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधि है जो इनको दी गई वो है सैनिकों का भग्नावशेष। सैनिकों का भग्नावशेष कहा गया, किसके द्वारा कहा गया, जेम्स टोड के द्वारा, कर्नल जेम्स टोड। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड द्वारा सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा गया, राणा सांगा को कहा गया। ठीक है, अगली उपाधि की बात करेंगे तो वो है हिंदूपत। हिंदूपत की उपाधि इनको दी गई इतिहासकार द्वारा, हिंदूपत या हिंदूपति की उपाधि कौन धारण करते हैं, राणा सांगा धारण करते हैं। तो इनके जीवन के प्रारंभिक समय की बात करें राणा सांगा के, तो राणा सांगा को हमने क्या संज्ञा दी, सैनिकों का भग्नावशेष, हिंदूपत या हिंदूपति की उपाधि। जबकि इनके जन्म की बात आती है तो इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1482 ईस्वी में। कहाँ पे जन्म हुआ था, कुंभलगढ़ में। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। जबकि इनका जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक, इनको मुकुट कब धारण किया गया, मुकुट जो धारण किया इन्होंने वो कब धारण किया, तो इनका राज्याभिषेक हुआ था चित्तौड़ में। तो कुंभलगढ़ में तो इनका जन्म हुआ था, जबकि राज्याभिषेक इनका हुआ था चित्तौड़गढ़ में। और इन्होंने शासन व्यवस्था संभाली और बहुत सारे बहुत बड़े बड़े शासक हुए, महमूद खिलजी, मुजफ्फर शाह और गागरोड का युद्ध भी इन्होंने जीता, तो उनकी भी हम बात करेंगे। और महत्वपूर्ण युद्ध आते हैं इनके जीवन के, जैसे खातौली का युद्ध, बाड़ी युद्ध, उन सब युद्धों की हमें बात करनी है, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट कक्षा में। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने महाराणा कुंभा के बारे में देखा। कुंभा से हम चले थे, कुंभा के साहित्यिक विशेषताओं की बात करी। कुंभा के बाद इनके जो पुत्र है उदाकरण और रायमल की बात करी। उदा वो रायमल, रायमल के भी 4 पुत्र हुए, 1 पुत्री हुई, और 4 पुत्रों में उत्तराधिकार के संघर्ष हुआ और राष्ट्र में जीता राणा सांगा। तो राणा सांगा तक हम पहुंच चुके हैं और राणा सांगा से आगे भी बहुत महत्वपूर्ण शासक होंगे जो हम पढ़ेंगे। तो धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में देखेंगे राणा सांगा से जुड़ी और महत्वपूर्ण बातें।